हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान विषय में अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम जड़, तना, पुष्पी, पादप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इसकी बाह्य संरचना में किस प्रकार विविधता पाई जाती है उसके बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जैसे मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प आदि की संरचना में बहुत सारे अभिलक्षणिक अंतर होते हैं, चाहे वो किसी की भोजन प्राप्त करने की या उनकी बाह्य संरचना के आधार पर देख लो। सभी पुष्प पौधे सभी के संचय करने की, संरक्षण करने की या जीवन जीने की या पाए जाने की आवश्यकता अलग अलग होती है और उन्हीं के अनुसार से हम उन्हें देखते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यही होता है कि हम एक एक चीज़ों को बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है मूल। मूल मतलब होता है जड़, जो बीज के मूलांकुर वाले भाग से विकसित होता है। इसमें सबसे पहले जो जड़ मोटा वाला रहता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक, और उनसे जो पार्श्व शाखाएं निकलती है उसे द्वितीयक, और द्वितीयक से जो निकलता है उसे हम कहते हैं क्या, तृतीयक। जैसे देखिए, सबसे पहले एक बीज है, बीज से अंकुरण हुआ और अंकुरण से फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के मूल विकसित हुए। प्राथमिक मूल, इनकी शाखाएं मिलकर क्या करती है, मूसला जड़ मूल तंत्र बनाती है। मूसला जड़ कहने का अर्थ होता है जैसे सरसों, ठीक है, जो भोज्य पदार्थों का क्या करती है, संग्रहण करने का कार्य करती है। इस प्रकार मूल तंत्र का निर्माण होता है, अर्थात एक जालिका के समान इनकी जड़ की संरचना पाई जाती है, जिसमें एक मुख्य जड़ होता है। सामान्यतः एक बीजपत्री की बात करूं तो जैसे एक बीजपत्री में गेहूं, धान ये सब आते हैं, और कुछ ऐसे जड़ें भी होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं मूसला जड़ी या अपस्थानिक जड़ी। देखिए, बरगद में जो तने शाखाओं से जो निकलता है उसे हम अपस्थानिक जड़ी कहते हैं। अब जड़ के अगर मैं कार्यों की बात करूं तो सबसे पहले यही होता है कि मिट्टी से वो पानी तथा लवण को अवशोषित करने का कार्य करती है। इसके अलावा ये पकड़ के रखती है ताकि पेड़ गिरे ना, खाद्य पदार्थों का संचय करती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेता है। टिनोस्फोरा ऐसा जड़ है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। मूल के क्षेत्र की बात करूं तो सबसे नीचे मूल टोप होता है, मध्य में दीर्घ क्षेत्र होता है और ऊपर में परिपक्वन क्षेत्र होता है। नीचे का क्षेत्र उसे संरक्षण देने का कार्य करता है ताकि वृद्धि करे, बीच वाला उसकी लंबाई को बढ़ाता है और ऊपर वाला हेयर जोन पाया जाता है जिसमें रोम, वो उसमें जल के अवशोषण में भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये दीर्घीकरण जो क्षेत्र है वो लंबाई में बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। मूल स्टोम जो रहता है उसके नीचे ऊपर जस्ट क्या रहता है, मेरिस्टेम अर्थात परिभाजी ऊतक रहता है, जो विभाजित होकर जड़ के आकार को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। और इस प्रकार से जड़ की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, परिपक्वन, दीर्घीकरण और मूल टोप। मूल टोप जो रहता है सबसे अग्रभाग पर पाया जाता है, जो सामने रहकर क्या करता है, जड़ को वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार की अगर प्रश्न आता है कि जल की संरचना को समझाइए, तो आप लोगों को जड़ के तीनों भागों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि मूल क्षेत्र किस प्रकार से पाए जाते हैं। इसमें जो रोम पाए जाते हैं उसके द्वारा वो जल के अवशोषण का कार्य करता है और इसी संरचना के आधार पर वो पूर्णतः क्रियाविधि करता है। अब अगर मैं इसके मूल रूपांतरणों को बोलूं कि अलग अलग रूपों में पाया जाता है, ये भोजन संचय भी करता है, सहारा भी देता है और कई ऐसे जिसमें श्वसन क्रिया में भी जड़ भाग लेता है। तो किन किन रूपों में पाया जाता है, जैसे अक्सर देखते हैं कि भोजन को संचय करने का कार्य करता है, बहुत सारे कंद को हम देखते हैं, पत्ते को देखते हैं, ठीक है, और सहारा आधार प्रदान करने का कार्य करता है, और क्या, और श्वसन क्रिया में भी भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये मूल इस प्रकार से भी कार्य करते हैं। जैसे देखो, गाजर, चुकंदर, ठीक है, ये मूसला जड़ों के रूपांतरण हैं। अपस्थानिक मूल जैसे अगर मैं बात करूं तो कौन, आलू, ठीक है, ये सब क्या है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं। याद रखिए, बरगद पर आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि बरगद पर लटकती हुई संरचनाएं उन्हें सहारा देने का कार्य करती। कोलकाता के वनस्पति उद्यान में जो उपस्थित है, ठीक है, उसमें क्या तना पूर्णतः गायब हो चुका है, नष्ट हो चुका है, लेकिन वो जड़ों की सहायता से जिंदा है, जिसे अपस्थानिक जड़ी कहते हैं। और एक बीजपत्री में जैसे मक्का, इसमें अविस्तंभ जड़ें निकलती हैं। ये गन्ना जिसमें क्या करती है, उसे सहारा देने का कार्य करती है। राइजोफोरा
जो क्या करता है, भूमि से वायु, ठीक है, श्वसन क्रिया में भाग लेकर उसे ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायक होती है। राइजोफोरा याद रखिए श्वसन मूल के रूप में पाया जाता है। ये अक्सर दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और ये श्वसन की क्रिया को करती है, मतलब श्वसन क्रिया में भाग लेती है। फिर तना जिनकी शाखाएं, फूल, पत्तियां और फल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। ये मुख्य प्रांकुर से विकसित होता है। बीज के कौन से भाग से विकसित होता है, प्रांकुर से। मूलांकुर से मूल अर्थात जड़ प्राप्त होता है और प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। इन्हीं के ऊपर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल का निर्माण होती है। और बीज, भ्रूण, प्रांकुर विकसित होता है, इसी पर से बीज विकसित होता है और उसी प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां पाई जाती है, मतलब पर्वसंधियां पाई जाती है, बड्स, लीफ, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं, जिनके आधार से होकर क्या करते हैं, पौधे वृद्धि करते हैं। अब तने के अगर कार्यों की बात करूं तो सबसे पहले शाखाओं को फैलाने का कार्य करती है, पत्ती, फूल, फल सबको संभाल के रखने का कार्य करती है। साथ ही साथ ये पानी, खनिज, जल और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करती है और कार्य भी करती है। भोजन संग्रह करती है, सुरक्षा और कायिक वर्धन, जैसे गाजर के टुकड़े को कहीं भी फेंक देते हैं गीले जगहों पर तो विकसित हो जाता है, लहसुन को लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब विकसित करने की इनकी क्या है, प्रक्रिया है। अब अगर मैं बात करूं तने का रूपांतरण, तो आलू क्या है, तने का रूपांतरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, स्तंभ मूल कहते हैं। और प्रकंद कहते हैं अदरक को, ठीक है, हल्दी, ठीक, ये सब जिमीकंद, घनकंद का उदाहरण है। जिमीकंद, अरबी, ये सब घनकंद का उदाहरण है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जड़ों के तने भी रूपांतरित होकर भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे प्रतान कलियां निकलती है और यही प्रतान कुंडलियां विकसित होकर शाखाओं में या नुकीले कांटों में या अलग अलग रूपों में भी रूपांतरित हो जाती है। अंगूर में कांटे में रूपांतरित होना, सब्जियों में कई, ठीक है। तो ये सब में भी अलग अलग फलों का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है, जिनकी प्रतान की संरचना, मतलब फल जहाँ लगता है उसकी पत्तियों की संरचना के आधार पर तनों के रूपांतरित क्रम को भी देखा जाता है। अब कांटे बहुत से पौधे में होते हैं, जैसे बोगनवेलिया पशुओं के पौधों को बचाने के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। अक्सर हम तो बोगनवेलिया को आसपास देखते हैं। शुष्क चपटे तने, ठीक है, जैसे कैक्टस को देखते हैं हम लोग, ठीक है, यूफॉर्बिया में देखते हैं। तो ये प्रकाश क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। ये भी तने का ही एक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, तने का ही एक रूपांतरण है। इसके अलावा हम बात करें भूमिगत तने में घास और स्ट्रॉबेरी, इन सब में फैलकर पुराने मर जाते हैं और नए विकसित हो जाते हैं। इनकी शाखाएं जो होती है वो झाड़ीनुमा संरचना से क्या होती है, बढ़ने का कार्य करती है। तो इस तरीके से ये भी विकसित होता है कौन, तना। तने में जैसे पुदीना, चमेली, इन सबको देखते हैं तो इसके अक्ष जो रहते हैं उससे वायु वृद्धि मुड़कर जमीन में क्या कर देते हैं, फैल जाते हैं। मतलब एक जगह लगाने से ये पूरी जगहों पर फैलते चले जाते हैं। इसकी शाखाएं में जो पर्वसंधियां रहती है वहाँ से जड़ें निकलती है और वो एक नए पौधे का निर्माण कर देती है। प्रत्येक गांठ पर ये गुच्छे का निर्माण करती है और यही वृद्धि करते करते एक जितने अनुकूलित वातावरण रहेगा वहाँ पर वह तना पूर्णतः फैल जाता है। पिस्टिया अकोरिया, इस तरीके की संरचना होती है। क्राइसैंथेमम जो गुलदाउदी जिसे कहते हैं, इसमें पार्श्व शाखाएं निकलती है और ये तने से निकलती है और भूमि के नीचे 36 तल पर क्या करती है, गति करती है। इनकी पत्तियां प्ररोह युक्त होती है। प्ररोह युक्त कहने का अर्थ होता है प्ररोह संरचना, ये एक फूल के निर्माण करने के लिए अवस्था होती है और कक्षी कली के बाद शाखाएं क्या होती हैं, विकसित होती है। पत्तियों के प्ररोह के शीर्ष पर मेरिस्टेम, कक्षस्थ कलिका से शाखाएं क्या होती है, विकसित होती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्ष मेरिस्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्रभिसारी निकलती हैं, मतलब अग्रभिसारी यानी ऊपर की ओर पहले और नीचे की ओर बाद में निकलती है। ये कायिक अंग होते हैं क्योंकि यही भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये पत्तियां जो है वही रूपांतरित होकर क्या करती है, पुष्प का भी निर्माण करती है। अर्थात पत्तियों के मुख्यतः अगर भागों की बात करूं तो 3 भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत और एक क्या होता है, स्तरिका। देखो, पत्तियों को सहायता देने का आधार, दोनों पत्तियां जहाँ से जुड़ी होती है उन्हें अनुपर्ण कहते हैं और उनसे आंशिक रूप में जो ढके होते हैं वो एक बीजपत्री में पूर्णतः ढके हुए चादर, जिसे हम लोग कहते हैं पर्णधार कहते हैं।
जिस आधार से वो पत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं उसे हम पर्णधार कहते हैं। इसके बाद अगर मैं लेग्यूमिनेसी कुल की बात करूं तो इसमें पर्णधार फूल जाती है, ठीक है, क्या हो जाता है, फूल कर मोटा आधार रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कुछ पर्णधार किसमें, पल्वाइनस में, ठीक है, क्या होते हैं, कांटों जैसे रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। अर्थात ये अलग अलग रूपों में अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कुछ पर्णवर्त तो ऐसे भी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश मिलने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग भी ले लेता है। अर्थात लंबा, पतला, स्तरीय रूप में, तजे पानी में, सिराओं में, शिखाओं में, ये सब में बटकर ये आधारशिला को प्रदान करने का कार्य करता है, उससे जुड़े रहने का, ताकि पत्तियों को क्या हो सके, आसानी से फैलने में सहायता मिल सके, पत्तियों को एक सहारा मिल सके वृद्धि करने के लिए। ये इनका मुख्य कार्य होता है। इसकी सिराएं भी निकलती है, ऊपर और नीचे की पत्तियों को देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें एक मध्य सिरा होता है जिससे पार्श्व शिखा सिराएं और निकलती है। जो किसी का कटाव तो पूर्णतः लास्ट अंतिम सिरे तक जाता है, परंतु किसी का कटाव अंतिम सिरे तक नहीं जाता। तो ये देखिए, जैसे इसमें देखिए सिराएं अंतिम तक जा रही है लेकिन एक दूसरे से मिल रही है नहीं, इसमें पार्श्व शिराएं भी निकलती है। आम में जैसे हम देखते हैं, ठीक है, आम में देखने पर सभी सिराएं निकलती हैं, सिराएं एक मुख्य सिरा होता है और उसमें से पार्श्व शिराएं भी होती हैं, ठीक। अब पत्तियों के इसी विन्यास को ही क्या कहते हैं, हम शिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती उसमें मुख्य सिरा है और उसमें और अलग अलग प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक जालिकावत शिरा विन्यास और दूसरा समांतर शिरा विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास है, ये एक जालिका बनाती है, ये अक्सर द्विबीजपत्री में पाया जाता है। जैसे पीपल, आम, इनके में देखते हैं हम लोग, जालिकानुमा पत्ती जैसे सूख जाती है तो देखा करो जालिकानुमा संरचना का निर्माण करती है। ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है, ठीक। फिर आया कौन सा, समांतर शिराविन्यास। इसमें सिराएं समांतर होती है, जिसे समांतर शिराविन्यास, मतलब ऊपर और नीचे से देखने पर क्या करती है, समांतर दिखाई देती है। इसे समद्विपार्श्विक भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक जिसे हम लोग कहते हैं सरल, ठीक है, जिसमें पत्तियां अच्छिन्न कटी हुई कटाव मध्य सारा तक नहीं पहुंच पाती, मतलब आगे तक नहीं पहुंच पाती। ये देखिए जो निकला है वो मुख्य एक सिरा है, बाकी जो पार्श्व शाखा है वो पूर्णतः पहुंच नहीं पाई। जबकि दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है वो मध्य कटाव तक पहुँचे और बहुत पत्र टूट जाएं तो पत्तियां संयुक्त पत्रक कहलाती है। मतलब क्या हुआ, पत्तियां देखिए पूरी पूर्णतः भागों में बट गई। एक तो पार्श्व शाखा निकली लेकिन बटे नहीं, लेकिन दूसरे में पार्श्व शाखा निकली और एक ही पत्ती पूर्णतः दिख रही वो, लेकिन क्या हो गया, वो पूर्णतः आपस में बट गए। तो इस प्रकार की पत्तियों को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। इसके अलावा सरल और संयुक्त पत्ती में कक्षकली और इनके पत्रक भी नहीं पाए जाते। इनके सिर्फ पर्णा आधार के स्तंभ से ये जुड़ा हुआ रहता है। पत्तियों के पार्श्व शाखाओं की बटने की बात करूँ तो दो प्रकार के होते हैं, एक पिच्छाकार और एक हस्ताकार। मतलब संयुक्त पत्ती होती है जिसकी पार्श्व शाखाएं बटे होती है। इसमें एक अक्ष मध्य रूप में होता है और स्थित होकर क्या करता है, बट जाता है। जैसे नीम की पत्तियों में देखते हैं मुख्य शाखा निकलती है जो और छोटे छोटे शाखाओं में क्या हो जाती है, बट जाती है। ये होता है जैसे किसमें, नीम में बताया। हस्ताकार में एक बिंदु पत्रक होता है जिससे चोटी से जुड़े होते हैं और बाकी सब पूर्णतः क्या हो जाते हैं और अन्य शाखाओं में बट जाते हैं। जैसे सिल्क जैसे 5 उंगली है ना, ठीक है, कॉटन के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें दिखाई देता है। तो पर्णविन्यास अर्थात तने पर पत्तियों के लगने के क्रम को ही हम क्या कहते हैं, पर्णविन्यास कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एकांतर, सम्मुख और चक्करदार, मतलब चक्रीय क्रम। एकांतर मतलब एक ही सिरे पर एक तरफ एक पत्ती का लगना क्या कहलाता है, एकांतर कहलाता है। एक ही सिरा पे मतलब एक तरफ निकला पत्ती, ठीक है, तो एक ही सिरा में निकलेगा, एक तरफ एक पत्तियों का निर्माण होना, वो क्या कहलाता है, एकांतर। और सब में पाया जाता है, सूरजमुखी में भी पाया जाता है। सम्मुख मतलब 2 पत्तियां निकलना और दोनों एक दूसरे के क्या निकलना, सम्मुख, सामने निकलना, एक दाएं तरफ तो एक बाएं तरफ निकलना, वो क्या कहलाता है, सम्मुख शिराविन्यास कहलाता है, ठीक है। इसमें शाखाएं एक दूसरे की पत्तियां क्या करती है, सामने निकल जाती है, जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। चक्करदार ये चक्री क्रम में होता है, मतलब चारों तरफ रहेंगे इनके पर्णविन्यास। ये किस में पाया जाता है, एल्स्टोनिया में पाया जाता है, या जिसे डेविल ट्री भी कहते हैं, ठीक है। चारों तरफ चक्कर के समान होता है। पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 2 थे, और तीसरे जो चक्कर है उसमें चारों तरफ पत्तियां पाई जाती है, मतलब चारों तरफ से निकलती हैं पत्तियां। अब पत्तियों के रूपांतरण के अतिरिक्त कुछ और रूप है जिनमें ये कार्य
करता है। भोजन बनाने के अतिरिक्त यह रूपांतरित कार्यों के लिए भी होता है, अन्य कार्यों के लिए, जैसे श्वसन के लिए मैंने बात किया था राइजोफोरा का, ठीक है। और कुछ जो कैक्टस में क्या होता है, ये पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। कैक्टस में क्या हो जाता है, ये कांटों में रूपांतरित होकर शूल जिसे कहते हैं। और प्याज और लहसुन में क्या होता है, ये गूदेदार भोजन का संचय कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में छोटी और अल्पवायु होती हैं। ये फैल कर क्या करती है, भोजन बनाने का भी कार्य करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पत्तियां हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करती है, और ये अलग अलग रूपों में रूपांतरित, जैसे कलश पादप की बात करूं तो ये एक अलग रूप में, या घटपर्णी वीनस, ये अलग रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो आई होप मैंने आज जितना समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।